भारत माता की जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। मां नंदा देवी की, भगवती नेड़ी देवी की। केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में आप सब बड़ी संख्या में जिनके समर्थन के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आशीर्वाद देने के लिए बहन आशा नौटियाल जी के इस आशीर्वाद और उनके समर्थन में उपस्थित इस सभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री और जिनका पूरी दुनिया के अंदर आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक गुरु के नाम से विश्व प्रसिद्धि है, ऐसे आदरणीय सतपाल महाराज जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री बहन रेखा आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाई समीर आर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अमरदेवी शाह जी, घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, राजपुर विधानसभा देहरादून के बहुत लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय खजानदास जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी, उरुला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र लाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्व में काम करने वाले भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिला अध्यक्ष श्री महावीर सिंह, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और इस चुनाव के संयोजक के नाते हम सब के बीच में काम करने वाले आदरणीय भरत चौधरी जी और हमारी शैला रानी दीदी जो हमारी यहाँ की विधायक रही, आप सब लोगों के लिए संघर्ष करती थी, उनकी सुपुत्री जो अभी मंच पर आई थी श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, इस क्षेत्र में ही लगातार अपने अनेक अनेक कामों को अंजाम देने वाले आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने आप सब पर अपना भरोसा जताया, आप सब से इस उपचुनाव में मतदान की अपील की, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील की। भाई कुलदीप रावत जी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी प्रेमलाल टमटा जी, मंडल अध्यक्ष अमित मैखंडी जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रघुवीर लाल जी, शिवलाल जी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनिल कोठियाल जी, मंडल अध्यक्ष जसपाल लाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री धनानंद जी, उमा रानी आर्य जी, बीना बड़मवाल जी, सुषमा देवी जी, अमित भखंडी जी एवं मंच पर आसीन हमारे भाई देवेश नौटियाल जी, दिनेश बगवाड़ी जी, अनेक ऐसे नाम हैं। चंडी जी सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं के वादक भाइयों, मैं आप सब ने मेरा ढोल दमाऊं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और
निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं, पिछले लंबे समय से, लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही हैं। आज उन्हें भी आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं देख रहा था जब वो भाषण करने आई थी तो इतनी भावुक हो रही थी कि आप सबसे अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं, लगातार क्षेत्र में काम करने के बाद आज उनकी भी एक परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में वो अकेले नहीं है। ये आप सब लोगों को समर्थन देना है, आप सब लोगों को आशीर्वाद देना है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें केवल दिखाने के लिए हमारे अनुसूचित समाज की बात करती थी, शिल्पकार समाज की बात करती थी, लेकिन काम कुछ नहीं करती थी। अगर किसी ने काम किया है धरातल पर, किसी ने उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किसी ने काम किया है, तो 2014 के बाद चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार समाज हो, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आज अनुसूचित वर्ग हो या जनजातीय समाज हो, उनके विशेष हितों को ध्यान में रखकर आज अनेक योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर बनाई जा रही हैं। पहली बार 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने देश को संविधान सौंपा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस संविधान दिवस को मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया है। संविधान को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को बाबा साहब से जुड़े हुए अनेक स्थल, कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनको भव्य पंच तीर्थ का निर्माण अगर किसी ने करवाया, किसी ने देश की आजादी के बाद इस दिशा में सोचा, तो काम भी किसी ने नहीं किया, केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे ST वर्ग के उत्थान के लिए आम बजट में बढ़ोतरी करनी हो, या जो अनुसूचित वर्ग के उत्पीड़न के लिए कानून बना था उसको संशोधित करके और सख्त बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे अनुसूचित और जनजाति के समाज के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उनकी स्थिति हर दृष्टि से मजबूत हुई है। हर दृष्टि से उनको आगे आने का मौका मिला है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या देश की आजादी के बाद कभी किसी ने सोचा कि अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर होना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा भाइयों बहनों। 60 सालों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, 60 सालों में नहीं सोचा गया। अगर किसी ने पहली बार सोचा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि रामनाथ कोविंद जी, जो एक सामान्य अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए, एक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को देश की सर्वोच्च पद पर बैठने का अवसर प्रदान हुआ, दायित्व में आने का अवसर प्रदान हुआ। अनुसूचित जनजाति में पैदा हुई, सामान्य परिवार में
द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम हो। ये ऐसे अनेक काम है। संवैधानिक संस्थाओं में अनेक जगह पर लोगों के मनोनयन का मामला हो, हर दृष्टि से मोदी जी ने काम किया है। भाइयों बहनों, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर का अनादर करने वाली और सीताराम केसरी जी को जबरन अध्यक्ष पद से हटाने वाली एक कांग्रेस क्या जाने। कांग्रेस वाले कभी इतनी गहराई में नहीं गए कि आखिर इस प्रकार के उनके कृत्यों से पूरे अनुसूचित समाज के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या महसूस होता होगा। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भाइयों बहनों, आज हमारे प्रदेश में भी चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी, पेयजल, ऐसे अनेक क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। अगर मैं केदारनाथ विधानसभा की बात करूं तो लगभग एक बहुत बड़ा, अगर कर्णधार की मैं अनुसूचित बस्ती में दुर्गा माता मंदिर का सौंदर्यीकरण की बात करूं या शिवपुरी के भंगार तोक से अनुसूचित बस्ती तक सीसी मार्ग के निर्माण की बात करूं, ये लगभग हमारे 100 के लगभग ये काम है जो अभी ये जो चुनाव की आचार संहिता केदारनाथ उपचुनाव की जारी हुई है उससे पहले ही हमने सबको स्वीकृति प्रदान कर दी है। 6 करोड़ रुपए की धनराशि और इससे कई सारे प्रस्ताव आज घोषणा के रूप में सब शासनादेश के रूप में निकल चुके हैं। ऐसे अनेक काम। और आज अगर हम केदारनाथ धाम के विकास की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि से वहां पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं। वहां कंट्रोल रूम बन रहा है, अस्पताल, ऑक्सीजन, पार्लर, पुलिस थाना, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहितों के लिए आवास बनाना हो, इकाइयां, धर्मशाला आदि का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्दी मैं आज मंच से कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी हम गोंडर, बनतोती, मोरखोंडा नदी पर पुल का निर्माण करने के साथ ही अगस्त मुनि के साणेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम, पठालीधार में खेल मैदान का निर्माण, अगस्त मुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण या 10 जुला क्षेत्र के जगतौली में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से हमारी राज्य की सरकार अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, विकास को भी आगे बढ़ा रही है, विरासत का भी संरक्षण कर रही है। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उस संविधान में उन्होंने एक प्रावधान किया था, अनुच्छेद 44 का प्रावधान किया था। उस 44 में है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, सबके लिए यूसीसी लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए, देश में रहने वालों के लिए एक कानून लागू होना चाहिए। और ये बाबा साहब ने इसका प्रावधान देश के संविधान में किया। हमने बाबा साहब के संविधान के प्रावधान को धरातल पर उतारते हुए सबसे पहले देश की आजादी के बाद पहला गौरव किसी को प्राप्त हुआ है बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतारने का, तो देवभूमि उत्तराखंड को हुआ है। हमने यूसीसी का कानून बना दिया है। भाइयों बहनों, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून, जिसके कारण से एक गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। भाइयों बहनों, उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा था। गरीब माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, अपना खाना न खाकर, अपने कपड़े न पहनकर, अपने सारे खर्चों में कटौती करके, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उनका नंबर नहीं आता था। उनके अंदर प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, क्यों नहीं आता था? क्योंकि नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। 100 से ज्यादा नकल माफिया को का काम किया है। और इस नकल के कानून के लागू होने के बाद 18,500 हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को आज पारदर्शी तरीके से चयन का अवसर मिला है, उनको नौकरियां मिली हैं। अभी पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट निकला है। हमारे इस रुद्रप्रयाग जनपद के भी कई हमारे भाई और बहन, कई बेटे बेटियां वो एसडीएम बने हैं, तहसीलदार बने हैं। ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है, हम इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जितने भी पद उत्तराखंड के अंदर रिक्त हैं, उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। चाहे प्रदेश के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून लागू करना हो
या प्रदेश के अंदर दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद के खिलाफ या थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, हमने वो सब काम किए हैं भाइयों बहनों। हमने राज्य की सुख शांति को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और शीघ्र ही मैं आज फिर कह रहा हूं इस बाबा केदार की भूमि से कि हम शीघ्र ही निकट भविष्य में एक सख्त भू कानून भी प्रदेश के अंदर लाएंगे, जिससे प्रदेश का जो मूल स्वरूप है उसके साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए, कोई छेड़छाड़ न कर पाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हमेशा जन कल्याण और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले हमने लिए हैं। मुझे राज्य की मुख्य सेवक की जब जिम्मेदारी मिली थी, 4 जुलाई 2021 को मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। तभी मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र के तीर्थ पुरुषों में, उसी समय मैं नया इस पद पर, इस दायित्व पर आया था। चारों तरफ से हमारे तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने, हमारे धार्मिक संगठनों ने, चारों धामों के लोगों ने मुझे कहा कि देवस्थानम बोर्ड को जो है इससे हमारे जो अधिकार हैं वो कम हो रहे हैं, हमको अनावश्यक रूप से काम करने में दिक्कत हो रही है, आप इसको अभी भंग कर दीजिए। भाइयों बहनों, मैंने कमेटी का गठन किया, श्री मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस समय हमने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया था। इतना ही नहीं, 2021 में जब यात्रा बंद हो गई थी, सतपाल महाराज जी भी मंच पर हैं, हम लोग लगातार कोर्ट में लड़ाई कर रहे थे, हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन यात्रा शुरू नहीं हो पा रही थी। उस यात्रा को भी फिर से हमने प्रारंभ करवाने का काम किया और अगर आप अंदाजा लगाएंगे पिछले 3 सालों में अगर देश की आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा यात्रा कभी हुई है तो इन 3 सालों में हुई है। इस वर्ष भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई। 56 दिन यात्रा कम होने के बाद, आपदा की स्थिति आने के बाद 16.5 लाख से भी ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने केवल और केवल बाबा केदार के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, 46 लाख पूरे चारों धामों के दर्शन हुए हैं। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेसी लोग आ रहे हैं, केवल नेगेटिव बातें कर रहे हैं भाइयों बहनों, इसलिए वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आप सबको याद होगा 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। हम तो यात्रा को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, दिल्ली में बसे हुए कुछ उत्तराखंड वासियों ने, कुछ प्रवासियों ने मुझे दिल्ली में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था, परंतु जैसे ही हमें यह एहसास हुआ कि उन लोगों ने इस मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखा है, हमने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर हमने एक सख्त प्रावधान कर दिया, मंत्रिमंडल में पारित कर दिया कि कोई भी हमारे 4 धामों के नाम से कहीं कोई इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा, इन 4 धामों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से कोई भी मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। अगर किसी ने 4 धाम के नाम से ये मंदिर बनाने की कोशिश की, ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोदियाल जी ने बीकेडीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता, उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहां गए थे भैया, कहां सो गए थे उस समय। हमने तो बड़ा कानून बना दिया, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया। किसी मंच पर आकर बोले
कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। अपने शासनकाल में हमारी देवभूमि के पहाड़ों को, अवैध मजारों को हरी चादरों से ढकवाकर लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाले आज केदारनाथ और बद्रीधाम की बात कर रहे हैं भाइयों बहनों। बड़ा आश्चर्य होता है जब वोटों की बात आती है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, डेमोग्राफी में इसके कारण संकट पैदा हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने कड़ा धर्मांतरण रोधी कानून बना दिया है। अब लैंड जिहाद के खिलाफ हमने मुहिम चलाकर प्रदेश के अंदर 500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, कहीं भी राज्य के अंदर आपदा आती है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, अधिक बर्फबारी होती है, अधिक पानी बरसता है, अधिक जल भराव हो जाता है या भूस्खलन हो जाता है, तो मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर आकर बचाव कार्यों का जायजा लेता हूं। हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। भाइयों बहनों, आप सबको ये कोई कहने की बात नहीं है कि मैं यहाँ से कोई बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई चुनाव का समय है। देखिए भाई, हमारे पत्रकार मित्रों, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं 31 तारीख को, 31 जुलाई को यहाँ आपदा आई थी पूरी केदार घाटी में, और दिन में 12 बजे मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया था। उससे पहले में घनसाली क्षेत्र के हमारे विधायक यहाँ पर शक्तिलाल जी बैठे हैं और सतपाल महाराज जी मेरे साथ थे, आदरणीय भरत चौधरी जी मेरे साथ थे। कहां चले गए? 12 बजे मैं यहाँ पहुंच गया। सारे यात्रियों को हम लोगों ने निकाला। हम गुप्तकाशी गए, हम लिमचौली में गए, और 16,000 से ज्यादा लोगों को हमने उस समय जो फंसे हुए थे, सारे लोगों को, एक एक लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने यात्रा को सुचारू करने के लिए इतना सारा तहस नहस हो गई, ये सारा व्यापारियों के व्यापार प्रभावित हो गए। हमने 9 करोड़ 64 लाख रुपए उनके खातों में भी ट्रांसफर किए हैं। आप सबको याद होगा, कोई भी बात में गलत नहीं बोल रहा हूं भाइयों बहनों, इसको लिख दीजिए। क्यों प्रदीप, सही बात है? बिल्कुल भाई साहब, सही बात है। हमारी सरकार ने प्रभावितों को मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आपको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी तो कांग्रेसी ने उस समय क्या किया था? ये कांग्रेसी जब आपके पास आए तो आप पूछे इनसे, आपने उस समय क्या किया था? कांग्रेस के लोग यहां से भाग खड़े हुए थे। ये लोग राजनीति करने में इतने गिर चुके हैं कि यहाँ के जो आपदा पीड़ित थे उनके लिए जो राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक दिल्ली में खड़े रहे, लेकिन कांग्रेसियों ने उन ट्रकों को उत्तराखंड नहीं आने दिया। जानते हैं उत्तराखंड क्यों नहीं आने दिया? मैं याद दिलाने आया हूं आज आप सबको। उन्होंने उत्तराखंड क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि वो अपने शहजादे राहुल गांधी विदेश गए हुए थे घूमने के लिए, उनका इंतजार कर रहे थे। भाइयों बहनों, यहाँ आपदा पीड़ित भूखे प्यासे परेशान हो रहे थे और ये अपने शहजादे का इंतजार कर रहे थे भाइयों बहनों। और उस समय जब कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अगर कांग्रेस सरकार के आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की प्रक्रिया इतनी धीमी नहीं होती तो उस समय हजारों लोगों को, उनकी जान को बचाया जा सकता था। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, उस समय जब उत्तराखंड के लोग संकट में थे तब भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, केवल मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि इनकी देखिए एकाएक कुर्सियां जो खाली हो चुकी हैं, न जाने जीरो पर आते हैं, न जाने क्यों लोग यहाँ से एकदम उठकर लोगों के बीच में गायब हो चुके हैं। सुख में दुख में जहाँ भी आप देखिए पूरी कुर्सियां खाली है। खड़े होते हैं भाइयों बहनों। जिस और ये लोग बड़ी दुर्घटना के समय भी जनता की सेवा नहीं करी, वो पार्टी बिल्कुल लोग वापस लौट चुके हैं शायद, या फिर खाना खाने चले गए हैं। और कांग्रेस के नेता हैं आजकल गांव-गांव घूम रहे हैं। महाराज जिन लोगों को आती है वो गांव भर जा रहे हैं, हमारे भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। और लगभग आप देखेंगे तो सारी ये कुर्सियां खाली आपको दिख पा रही होंगी। जब तक भरी भी थी तो अब जो है लगभग सभी लोग यहाँ से या तो सारी कुर्सियां ये खाली हो चुकी हैं। और
वहाँ पहुँच जा रहे आप कहाँ बढ़ आया पूछना चाहूंगा हैं? कि आपकी ठीक बना मुख्यमंत्री तब कहाँ गई क्या नहीं लोग जब आप जूते पहनकर बाबा केदार के गर्भगृह के अंदर चले गए थे, पुनः गाँव उस की ओर गर्भगृह के अंदर घूम रहे थे। ये देखिए आज भी वो वीडियो YouTube में मौजूद है भाई। आप सर्च करेंगे तो वो YouTube में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो मस्त मिल जाएगा। मैं तो नहीं कह रहा, सबको याद है जब कांग्रेस के नेता आपदा के बाद मंदिर में। चलिए सोच रहा है एक राउंड जरा पीछे का मार ले, तो आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भी एक कुर्सियाँ अभी खाली पड़ी हुई है। इसका कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं। सभी लोग, हाँ वही कह रहा मैं, ये बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, यानी कि सबको भूख लग गई होगी है ना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सम्राट सिंह राणा है, छात्र महासचिव हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दूर दूर से लोग हमारे महिलाएं आई थी, पुरुष आए थे, वो देखो काम करने वाले लोग हैं। एक तो उन्होंने जल्दी घर जाना है क्योंकि गाय भैंस जो उनके आर्थिक मदद में फिर ठीक है, गाय भैंस वाली बात अच्छी है, गाय वाली बात खास करके बढ़िया जो आर्थिक रूप से उनका हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद। खाना खा रहे एक भाई साहब उसका आप दिखा दो, बिल्कुल जाते हैं, वहाँ भी जाएंगे अभी, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं अभी। तो चलिए भाई साहब कह रहे खाना वाकई देख, तो दूर दूर से लोग आए हुए तो कुछ लोग खाना खाने चलते रहेंगे। ये देखिएगा आप, अब ये समझ आ रहा है मुख्यमंत्री को सुनने आ रखे हैं या खाना खाने आ रखे हैं, ये बड़ा विषय है दोस्तों। चलिए फिर चलता मंच की ओर। तो सरदार महाराज जी की बात मुझे याद है, आपने कहा अरे भाई कोई घर से अपनी यात्रा के लिए आता है अरे बाकी तो वो 1 साल 6 महीने पहले यात्रा का प्लान बना लेता है कि मुझे गंगोत्री जाना है, मुझे यमुनोत्री जाना है, मुझे केदारनाथ जी जाना है, मुझे बद्रीनाथ जी जाना है। अरे कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा तो कोई यात्रा को कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा क्या? कहाँ उल्टा ये यात्रा, कहाँ वो उल्टी यात्रा है जहाँ कई 100 किलोमीटर का अंतर है। आप बताइए 300-400 किलोमीटर दूर यहाँ से कैची धाम, अगर मैं जागेश्वर धाम की बात करूं तो 500 किलोमीटर दूर है। अरे केदारनाथ जी ऋषिकेश पहुंचा हुआ आदमी वहां जाएगा क्या किसी के कहने से? या कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऐसे धार्मिक स्थलों के साथ कोई नहीं कर सकता भाइयों बहनों। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बेईमान नेताओं की सोच की उपज है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज इस मंच से ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग भोले वाले जरूर हैं, लेकिन वह इस तरह के जो झूठी बातें हैं, इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है, उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। देवभूमि के लोग कांग्रेस की मंशा क्या है उससे भी भली वापी के आज मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे केदार घाटी के लोग, केदार विधानसभा के लोग वो बटेंगे नहीं बल्कि एकजुट रहेंगे भाइयों बहनों। नाम क्षेत्र के आधार पर बटेंगे, न जाति के आधार पर बटेंगे। हम सब एकजुट होकर, जिन्होंने तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक शासन करने के बाद भी कभी भी अनुसूचित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कोई उत्थान का काम नहीं किया है, अब ऐसे कांग्रेस को जड़ से निकालने का समय आ गया भाइयों बहनों। आप लोग तैयार हैं ना जड़ से उखाड़ने के लिए? तैयार हैं? और केदार विधानसभा में आप सब कमल खिलाएंगे ना? मैं आप सबसे पूछने आया हूं, थोड़ा जोर से बोलिए जी। आप ये ढोल दमाओं की आवाज भी आपके आशा जी को विजय बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की आस्था है बाबा केदार, उस केदार को, उस पूरी केदार घाटी को हम सब लोगों ने एक नया स्वरूप देना है। मैं देख रहा हूं इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, और मैं जब आपको देखता हूं तो सच में मुझे अपनी माँ के साथ जो मेरा बचपन ऐसे ही पहाड़ों में बीता, ऐसी कठिनाई में बीता, और मेरी माँ से मुझे अत्यधिक लगाव है। और मैं सोचता हूं कि अब मैं अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इसको नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आप सबके साथ मिलकर एक हम नया केदार बनाएंगे।
एक नया स्थान बनाएंगे भाइयों बहनों। इसको एक नवाचार के रूप में, एक यहाँ के स्थानीय उत्पादों के रूप में, अच्छी ब्रांडिंग के रूप में पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेंगे। अभी बहन आशा जी जब मुझे प्रसाद दे रही थी तो मुझे सच में उन बहनों की याद आ रही थी जो कम संसाधन होते हुए भी, उनके पास बहुत संसाधन नहीं होते हैं लेकिन उनके पास कौशल की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। ऐसी बहनें निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। उसके लिए हम सरकार के स्तर पर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं और उस काम को हम इस चुनाव के बाद और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। और मुझे आज जिस प्रकार से इस पूरे परिसर में और जैसे ही मैं अगस्त्यमुनि क्षेत्र में आया, जिस प्रकार लोगों ने अपार उत्साह है, उनके अंदर उमंग है, जोश है, मेरे मन में 1% का भी अध्यक्ष जी अब संशय नहीं है कि ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। माता के साथ हम सब पर कृपा करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि आशा बहन को एक आशा की किरण के रूप में आपको इस क्षेत्र में मिलेगी और जो शैला रानी दीदी के काम हैं, जो उन्होंने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को धरातल पर उतारने के लिए जी जान से काम करेंगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं इस सम्मेलन में, आप सबका पधारने के लिए सभी पदाधिकारियों का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे सभी नौजवान साथियों का जो मुझे मोटरसाइकिल में अपने साथ यहाँ तक लेकर आए, मैं उन सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ के विधायक कैसी हो? नोटियाल जैसी हो। केदारनाथ के विधायक कैसी हो? नोटियाल जैसी हो।